सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में हम पुस्तक मधुकलश से मेरे पिता प्रेमचंद का अध्ययन करेंगे। इस संस्मरण में अमृत राय जी ने महान लेखक प्रेमचंद के व्यक्तित्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने प्रेमचंद जी की सादगी और अपने परिवार के सदस्यों के साथ उनके व्यवहार का चित्रण प्रस्तुत किया है। मेरे पिता प्रेमचंद। बच्चों, यहाँ पर पाठ के नाम के आधार पर हम समझ सकते हैं कि लेखक और प्रेमचंद में क्या रिश्ता था। तो लेखक और प्रेमचंद में पिता और पुत्र का रिश्ता था। अमृत राय जी अपने पिताजी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि प्रेमचंद बहुत ही सीधे साधे, बेलोस यानी कि खरे, स्पष्ट बोलने वाले, मोहब्बती आदमी थे। जो लोग भी उनके संपर्क में आते थे, प्रेमचंद का सभी के साथ यही रूप था। चाहे घर में हो चाहे बाहर, कहीं भी उनमें कोई दुरंगापन नहीं था, अर्थात कोई भी भेदभाव वह नहीं रखते थे। उनका स्वभाव झील के नीले पानी की तरह साफ पारदर्शी था। यही उस आदमी की सबसे बड़ी महानता थी कि वह किसी तरह भी महान नहीं थे, ना तो कपड़े लत्ते में, ना तौर तरीके में, ना बोलचाल में और ना ही रहन सहन में। हर तरह से वह आदमी एक साधारण निम्न मध्यम वर्ग का आदमी था, जो कि अपनी गृहस्थी और बाल बच्चों में रमा हुआ था। उनका हुलिया बताते हुए अमृत राय जी कहते हैं कि घुटनों से जरा ही नीचे तक पहुंचने वाली धोती, उसके ऊपर गाढ़े का कुर्ता अर्थात मोटे जाड़े का कपड़ा जिसका कुर्ता होता था, और पैर में जूता पहनते थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि धोती कुर्ते पर चप्पल पहनी जाती है या शूज़। वह कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है कि वर्षों तक उन्होंने किरमिच का जूता, जो कि ब्राउन रंग का होता था, वही पहना करते थे। पैरों की कानी उंगली की अच्छी तरह याद है, जो जूते को चीरकर बाहर निकली रहती थी। यही उनका सादगी भरा जीवन था। उनके जीवन का साधारण सा नियम बताते हुए वह कहते हैं कि अपने ऊपर कम से कम खर्च करना, यह उनकी जिंदगी का साधारण सा नियम था। घर के बाकी के लोग भी उनसे अच्छे ही रहते थे। उन्हें किसी भी तरह की ऐशो इशरत की भूख या हवस नहीं थी, अर्थात किसी भी विलासिता की उन्हें हवस नहीं थी। उनकी जिंदगी में ऐसे कई मौके आए जबकि उन्हें इसके अवसर प्राप्त हुए। कई राजाओं ने भी उनको अपने यहाँ बुलाकर रखना चाहा। कई प्रस्ताव उन्हें दिए गए, किंतु उन्होंने किसी को भी नहीं स्वीकारा। उनके लिए खुली हवा का राजमार्ग ही बेहतर था, जहाँ एक बड़ के तले कुएं के पास आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। वहाँ खुली हवा थी, ताजी ठंडी हवा, मीठा पानी, नीला आसमान सभी थे। राह चलते किसी भी आदमी का गीत उनको सुनाई दे जाता था। आदमी आदमी से दुख दर्द की बात कर सकता था, लेकिन उस सोने की माया नगरी मुंबई में यह सब कुछ उन्हें नहीं मिल सकता था। वहाँ ना तो इंसानियत थी, ना ही आदमी आदमी को पहचानता था। सभी एक दूसरे को रौंदकर आगे बढ़ना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने कभी किसी के प्रस्ताव को भी नहीं स्वीकारा। लोग उनके इस आचरण को देखते हुए उन्हें बेवकूफ़ भी कहते थे, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में वह सब कुछ मिल सकता था जो एक आम आदमी पाना चाहता है, हर तरह की सुख संपत्ति और धन दौलत। किंतु वह ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि उनमें दगा फरेब, बहुरूपिया आदि की कला उनमें नहीं थी। गिरगिट की तरह रंग बदलना, अभिनेता की तरह समाज के रंगमंच का उपयोग करने की कला उन्हें नहीं आती थी। अगर उन्हें आती होती तो ऐसे 10, 20, 50 लाख की जायदाद वह खड़े कर चुके होते। अखबार में भी
उनकी भी छींक का खुलासा निकला करता। लिहाजा इसमें क्या शक कि वे बेवकूफ़ तो थे ही, जो दुनिया में रहते रहे और ज़िंदगी भर पैसे की तंगी के शिकार रहे और मरते वक्त इतना इलाज भी ढंग से नहीं करवा सके। अमृत राय जी आगे बताते हुए कहते हैं कि उनका हमारे साथ दोस्त जैसा बर्ताव था। मेरे वह सबसे प्यारे दोस्त थे। मुझे याद ही नहीं आता कि उन्होंने कभी किसी भी बात पर कड़ा शब्द कहा हो या डांटा हो या पढ़ने के लिए भी हमें कुछ कहा हो। यदि कुछ कहा भी है तो मुझे याद है कि एक बार जब मैं छुट्टी का पूरा दिन गुल्ली डंडे में गंवाकर शाम को कमरे में बैठा भूगोल का होमवर्क कर रहा था, जो कि मुझे अगले रोज़ मास्टर जी को दिखाना था, तो उन्होंने मुझे डांटकर मुझे कमरे से बाहर कर दिया और कहा, जाओ खेलने कूदने के लिए और शाम को कभी भी घर में मत रहना, क्योंकि वह चाहते थे कि मैं बाहर खेलने जाऊं, जिससे मेरा शारीरिक व्यायाम भी होता रहे। वह कहते हैं कि मुझको अच्छी तरह याद है कि हम लोग पिताजी के संग खाना खाने के लिए लालायित रहते थे। किसी भी दिन हम उनके बगैर खाना नहीं खाते थे। सुबह को तो हमको स्कूल जाना होता था, मगर रात के खाने के लिए हम 10-10 बजे तक रात में उनका इंतज़ार करते थे। कभी कभी तो हमारी नींद लग जाती थी और हम सो जाते थे, मगर फिर भी हम उन्हीं के साथ खाना खाते थे। अब वह उस समय की घटना को बताते हैं जब उन्होंने लिखना ही शुरू किया था। मैं तब इलाहाबाद में रहता था, हाई स्कूल में पढ़ता था और प्रेमचंद मुंबई से लौटकर बनारस आ गए थे। मैंने अपनी एक कहानी पिताजी के पास उनकी राय और सलाह के लिए भेजी। वह कहानी कुछ ऐसी थी जिसमें करुण रस बहाने के उद्देश्य से मैंने अपने सभी प्रधान पात्रों को मौत के घाट उतार दिया था। मृत्यु से अधिक करुण तो कोई चीज़ होती नहीं। अगर करुण रस का पूर्ण परिपाक करना है तो कहानी में 2-4 मौतें होना चाहिए। लिहाजा नायक नायिका सब मर गए। जब पिताजी ने मेरी कहानी पढ़ी तो पढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज से मुझे लिखा कि कहानी तो अच्छी है, बस एक बात है कि इतनी मौतें नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियाँ कमज़ोर मानी जाती हैं जिनमें ज़्यादा मौतें होती हैं। बाकी सब बहुत ठीक है। यहाँ पर वह बताना चाहते हैं कि छोटे से छोटे लेखक के साथ भी प्रेमचंद जी का कैसा व्यवहार होता था। तो प्रेमचंद जी का व्यवहार छोटे से छोटे लेखक के साथ भी बराबरी की तरह ही होता था। वह हिमालय की ऊंचाई से बात करना उन्हें नहीं आता था। वे तो आपके होकर घुल मिलकर ही आपसे बात करते थे। प्रेमचंद एक गहरे दोस्त की तरह, साथी की तरह नए लेखक के हाथ में हाथ देकर उसे अच्छा लिखना, आगे बढ़ना सिखाते थे और मुक्त हृदय से नए लेखक की प्रशंसा भी करते थे, जिससे उसका उत्साह बढ़ता था। मेरे जीवन का तो यह कठोरतम दुर्भाग्य है कि उनसे कुछ सीखने के काबिल हुआ, तभी वह मुझसे अलग हो गए। बच्चों, आपने देखा कि प्रेमचंद का जीवन कितना साधारण और सरल था। उन्होंने इतनी ऊंचाइयों को पाने के बाद भी कभी उन्होंने अहंकार या फिर उस पर अपनी महानता प्रदर्शित नहीं की। और अमृत राय जी ने किस तरह से उनके व्यवहार का वर्णन किया।